चलिए, तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे दास प्रजनन के बारे में। तो ये दास प्रजनन है क्या? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, रोम साम्राज्य में याद रखेंगे कि 3 महाद्वीप था। ऊपर वाला मान लेते हैं ये यूरोप है, और नीचे में आपका अफ्रीका है, बीच में ये ओशियन का भाग है जिसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन ओशियन यानी भूमध्य सागर। और इधर अगर बात कर ले, हम आपको एक रफली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर एशिया है और इधर एशिया का पश्चिम वाला भाग पश्चिमी एशिया। तो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो रोम साम्राज्य था दोस्तों, रोम सिविलाइजेशन, इसमें अगर हम बात कर ले तो रोम सिविलाइजेशन में दास प्रजनन आया। तो दास प्रजनन पहले सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दे ये है क्या। तो इसमें क्या होता था, ये एक प्रथा ऐसा चलाया गया कि इसमें जो दासी होते थे और दासी के जो पुरुष होते थे, तो स्त्री और पुरुष दोनों को यानी दास और दासियां दोनों को ये प्रोत्साहित किए जाते थे कि आप अधिक से अधिक बच्चे को पैदा करिए, बच्चे को जन्म दीजिए, संतान को जन्म दीजिए, ताकि उनके जो बच्चे होते थे वो दास दासी के रूप में कार्य कर सके। अब इसके पीछे का सवाल आता है कि आखिर क्यों दास को प्रजनन पे, रिप्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता था। इसके पीछे रीजन जान लीजिए आप। तो सबसे पहले मान लेते ये कोई साम्राज्य है, और इस साम्राज्य के अगर रूलर्स की बात कर ले, राजा की बात कर ले, तो दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे तो यहाँ जो राजा को पराजित कर देंगे, तो यहाँ से जो भी व्यक्ति को लेकर के आएंगे इनको दास और दासी के रूप में, युद्धबंदी जो होंगे दोस्तों, इन युद्धबंदियों को दास दासी के रूप में लगाए जाते थे। लेकिन यही रोम साम्राज्य में जब आप पढ़िएगा तो एक शासक आएगा जिसका नाम है ऑगस्टस, और ऑगस्टस की बात कर ले तो ये रोम साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है। और रोम साम्राज्य में ऑगस्टस के शासन काल को देखे तो शांति के लिए भी इसको याद किया जाता है, ये भी आप पढ़े होंगे। अब यहाँ समझने वाला बात था कि ऑगस्टस का जो शासन काल रोम साम्राज्य में माना जाता है वो लगभग 27 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर के और लगभग 14 एडी यानी ईस्वी तक के दोस्तों माना जाता है। अब ये जो शासन काल था ऑगस्टस का, ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य में शांति के लिए याद किया जाता है इसका शासन काल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑगस्टस ने अपने शासन के दौरान युद्ध किए ही नहीं। तो जब दूसरे साम्राज्य पे आक्रमण किए ही नहीं तो यहाँ से युद्धबंदियों को लाया ही नहीं गया। तो युद्धबंदी नहीं लाए तो खेतों में काम करने के लिए दास दासियों की कमी पड़ गई, और इसीलिए खास करके ऑगस्टस के समय में, चूंकि जब इसमें डीपली पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑगस्टस के समय अगर बात कर ले तो लगभग इटली की खाली आबादी की बात कर ले, इटली भी रोम साम्राज्य का हिस्सा होता था, और इसमें 75 लाख की जो आबादी थी, ध्यान से समझेंगे, वो केवल इटली के थी, जिसमें से 30 लाख की आबादी की अगर बात कर ले तो ये 30 लाख श्रमिक वर्ग में थे। यानी इसमें 2 तरह के श्रमिक थे, एक दास श्रमिक भी थे और एक मुक्त श्रमिक थे। मुक्त श्रमिक और दास श्रमिक दोनों श्रमिक में अंतर है। काम ये भी करेंगे, काम ये भी करेंगे, लेकिन दास श्रमिक का मतलब हो गया कि अभिजात और कुलीनों के अंडर में रहेंगे, उनके खाने पीने रहने सहने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो दास के वो कौन करेंगे, तो अभिजात करेंगे। और मुक्त श्रमिक हो गए दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि अगर दिन भर काम करेगा खेतों में, शाम में अपना पेमेंट लेगा, वो चला जाएगा, इसका रहने खाने पीने बर बीमारी का जो है कि इलाज उलाज का ये सारा खर्चा जो है अभिजातों को नहीं उठाना पड़ेगा, केवल इनको उठाना पड़ेगा। तो दोनों तरह के ये श्रमिक थे, लेकिन कहीं ना कहीं श्रमिकों की कमी पड़ जाने के कारण याद रखेंगे रोम साम्राज्य में दास प्रजनन को चलाया गया। तो आप समझ गए दास प्रजनन है क्या, और दास प्रजनन को आखिर ऑगस्टस के समय में इस पे ज्यादा बल क्यों दिया गया, क्योंकि ये कहीं भी युद्ध वगैरह किया नहीं, इसके साम्राज्य शांति के लिए जाना जाता है। तो दासों की कमी हो गई तो लगा कि अब दास आएगा कहां से, तो इन जो पहले से ऑलरेडी जो दास और दासियां थे उन्हीं को प्रोत्साहित किया गया कि आप अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दीजिए, क्योंकि दास और दासी के जो बाल बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं दास दासी ही होंगे और खेतों में काम करेंगे। अभिजात कुलीन वर्ग के खानदान में से तो कोई आएंगे नहीं ना दास दासी बनने के लिए, इसीलिए ऑलरेडी पहले से दास दासी जो थे उन्हीं को प्रोत्साहित किया गया।